प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ लेके आए हैं। आज का ये पहला सेट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उदासीन प्रकृति का कण है। तो आपको बता दें कि जैसा आप जानते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों कण होते हैं, तो इसमें से उदासीन कण पूछा है, तो उदासीन कण न्यूट्रॉन हो जाएगा। उदासीन न्यूट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसका तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। इससे रिलेटेड 2-3 और फैक्ट्स याद रखिएगा कि जब भी आप एक परमाणु बनाते हैं तो परमाणु के नाभिक में हमेशा याद रखिएगा कि नाभिक का जो चार्ज होता है वो धनात्मक होता है। क्यों होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन चूँकि चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए परमाणु के नाभिक का यानी न्यूक्लियस का चार्ज हमेशा धनात्मक होता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि न्यूट्रॉन की किसने खोज की थी। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक जी ने किया था न्यूट्रॉन का खोज। प्रोटॉन का पूछे तो याद रखिएगा प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो इनमें जो है सबसे ज़्यादा धातुई चमक आयोडीन में पाई जाती है। आयोडीन जो कि एक अधातु है, इसमें धातुई चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट में भी पाई जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आयोडीन दिया है तो यहाँ पे राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन में सबसे ज़्यादा धातुई चमक पाई जाती है। ये अधातु है लेकिन इसमें धातु की तरह ये चमकता है आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि समान शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हमारे जो शरीर में है, जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन का ये परसेंटेज है, ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि हमारे शरीर में इसकी परसेंटेज कितनी है। तो याद रखिएगा 65%। कार्बन 18% होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन 3% होता है। ठीक है। इसके साथ ही याद रखिएगा कि हाइड्रोजन 10% होता है। तो ये सभी तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं और परसेंटेज के साथ आपको याद रखना है। जबकि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पूछे कि कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ब्रह्मांड में होता है। ठीक है। वायुमंडल में पूछे तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा 78%। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु ज्ञात की जाती है। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों की आयु, यानी कह सकते हैं कि जंतु और पौधों से प्राप्त जो अवशेष है उसकी आयु जो है कार्बन डेटिंग से प्राप्त की जाती है। और ये भी कार्बन डेटिंग कौन, तो कार्बन का 14वां अपरूप से ये प्राप्त किया जाता है C14 से, जो कि एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। ठीक है। बात करते हैं चट्टान की, या आपसे बोल दे कि पृथ्वी की आयु की गणना, तो याद रखिएगा पृथ्वी हो या चट्टान हो, ये सब जो है यूरेनियम के द्वारा किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि से। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा तत्व नहीं है। इनमें से बताना है इनमें कौन तत्व नहीं है। तो आपको बता दें कि तत्व जो है वह शुद्धतम पदार्थ होता है, यानी प्योर वो पदार्थ होते हैं जिसको अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसमें धातु और अधातु, उपधातु ये तीनों होंगे, जबकि गैस तत्व नहीं होगा, क्योंकि गैस जो है ये मिश्रण है। और तत्व की परिभाषा ही होती है कि यह शुद्धतम पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। अब कथन पढ़ना है, इसका आंसर देना है। कह रहा है शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो बिल्कुल सही है ये, शून्य समूह में रखा गए तत्व निष्क्रिय होते हैं। ठीक है। और ये सभी हैलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सबसे बड़ा धातु ऑस्मियम है। तो ये भी सही है। ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है और इसको OS, इसका परमाणु क्रमांक 76 होता है, डिनोट करते हैं OS से। ठीक है। सबसे हल्की धातु सोडियम है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, तो सबसे हल्की धातु सोडियम नहीं होता है। राइट आंसर इसका C हो जाएगा।
ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा। सोडियम सबसे हल्की धातु नहीं होता है, लिथियम सबसे हल्की धातु होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल किस कार्य में उपयोगी होते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल जो है ये सोना एंड सिल्वर को शुद्ध करने में उपयोगी होते हैं। तो बिल्कुल सही, सोना और सिल्वर को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं इसको डायनामाइट के रूप में भी निर्माण में, यानी विस्फोटक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, ये भी सही है। और उर्वरक के निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल जो है नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। तो ये सभी सही है। ये जो है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग इन सभी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच क्या अंतर है और इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। सभी क्वेश्चन देखिए कितने डीपली ली गई है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला है कि हीलियम एक अज्वलनशील गैस है। तो चूंकि हीलियम निष्क्रिय गैस होता है तो अज्वलनशील यानी इसमें आग नहीं पकड़ता, ये बिल्कुल सही यहाँ तक है। जबकि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील है, ये भी सही है। सूर्य का जो मेन स्रोत है वो हाइड्रोजन से है। 4 हाइड्रोजन मिलकर 2 हीलियम का निर्माण करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें सही बोल रहा है तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है, तो ये गलत है बाबू। चूँकि दुनिया हमारे जो अभी तक पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट है इसमें सबसे हल्की हाइड्रोजन गैस होती है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है हीलियम के बनिस्बत, और 2 हाइड्रोजन मिलके 1 हीलियम का निर्माण करता है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तीसरा है हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चूँकि हाइड्रोजन गैस जो है पानी वानी सब में मिलता है, आप सभी जानते हैं कि जल में भी H2O हाइड्रोजन होता है, तो ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। जबकि हीलियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्वों से प्राप्त होता है। तो चूँकि हाइड्रोजन भी बोल रहा है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हीलियम तो होता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है, तो पहला केवल सही है, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये टेस्ट सीरीज दे के और अपने को देख सकते हैं, बीपीएससी तक के आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं साइंस के, जो ये हम टेस्ट करवाएंगे। इसी से क्वेश्चन रिलेटेड इधर उधर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या के आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है। तो जनसंख्या का जो आनुवांशिक भिन्नता है यानी डीएनए में चेंज होती है, ये उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, और इसको जो है हुगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है, इसको जो 19वीं शताब्दी में हुगो डी ब्रिज, नाम नोट कर लीजिए, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कहा था कि जो परिवर्तन होता है आनुवांशिक भिन्नता वो एकाएक होती है, इसी को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बात करते हैं प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन जी ने दिया था, और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। चार्ल्स डार्विन का बेहतरीन पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकैरियोटिक कोशिका की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्राकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं इसकी साइटोप्लाज्मिक जो झिल्ली होती है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और यही फॉस्फोलिपिड जो है ये प्रोटीन से घिरा हुआ होता है, और ये अणुओं के परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और उसको मरम्मत करने में काम करता है। तो राइट आंसर इसका फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण होता है। तो मांसपेशियाँ जो हमारी होती है इसके संकुचन और विश्राम के लिए ये कैल्शियम जरूरी होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हल्का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय है। तो स्वपोषी यानी खुद खाना बनाए, जो प्रकाश संश्लेषण करे, तो पेड़ पौधे ये हो जाएगी। और बहुकोशिकीय तो ये पादप जगत में ही दोनों उपस्थित होते हैं। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। कवक जो है ये स्वपोषी नहीं होते, ये दूसरे पे निर्भर करते हैं, और जंतु जगत भी दूसरे पे निर्भर करते हैं भोजन के लिए। तो राइट आंसर इसका पादप जगत हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारे शरीर में जो है थाइमस ग्रंथि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से है स्थिर है।
तो शरीर में थाइमस ग्रंथि जो आप देखेंगे ये ऊपरी छाती में, यानी आपके दोनों छाती जो है, फेफड़ा और छाती के बीच में थाइमस ग्रंथि स्थिर होती है। तो यह राइट आंसर, ऊपरी छाती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ही एक टी लिम्फोसाइट करके कोशिका का ये उत्पादन करती है, जो कि हमको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, टी लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है, यानी पशु के खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो पशु के खाद में नाइट्रोजन पाया जाता है और इसी का उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी पेड़ पौधे करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा। VBI मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DNA में कितने नाइट्रोजनिक क्षार यानी नाइट्रोजनिक बेस पाए जाते हैं। तो DNA में जो है आपको 4 नाइट्रोजनिक क्षार पाया जाएगा। राइट आंसर C हो जाएगा। कौन कौन? तो याद रखिएगा, एडमीन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, तो एडमीन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। और ये जो है एडमीन हमेशा जो है थाइमीन से जुड़ा रहता है, इसीलिए साथ में हम लिखे हैं, और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है। तो ये 4 जो है नाइट्रोजनिक क्षार DNA में पाया जाता है। और एडमीन थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है, जबकि गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके कॉपी में लिख लीजिए। बहुत डीपली पूछेगा तो ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुले परिसंचरण तंत्र में जनरली क्या होता है, तो याद रखिएगा कि इसके हृदय द्वारा पंप किया गया जो रक्त है वो बड़े वाहिकाओं के माध्यम से खुले स्थान या शरीर के जो गुहा है वहाँ पर चला जाता है। इसी को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जबकि हम लोगों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, और इसमें जो है क्या होता है कि हृदय द्वारा जो पंप किया जाता है वो रक्त वाहिकाओं के एक बंद नेटवर्क के द्वारा स्रावित नियंत्रित होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र में से किसका है, तो याद रखिएगा ऑर्थोपोडा और प्लस मोलास्का। ये भी दोनों याद रखिएगा। मोलास्का जो जलीय जीव होते हैं, ये दोनों में जो है परिसंचरण तंत्र जो है खुला होता है, जबकि एनीमिडा और कॉर्टेजा और सभी कशेरुक, इन सभी का बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो दोनों आपको याद रखना है, ऑर्थोपोडा और मोलास्का। सबसे बड़ा प्राणी जगत में कौन सा संघ होता है, तो वो भी आपको याद रखना है, वो ऑर्थोपोडा होता है। अगला क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह रहा है हम आपको बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं और तीनों का नाम यहाँ पर दे दिया है, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। तो ये तीनों समस्थानिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है। तो धातु के साथ ही कौन संलय बनाती है यानी जुड़ती है। तो इसमें से जो पारा है यही एक धातु के साथ जुड़ा रहता है, और पारा जो है समान तापमान पे ये द्रव अवस्था में यानी कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में ही होता है पारा, जबकि कोई भी धातु अधातु से अपना संलय बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। तो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, इसमें प्रोटीन संश्लेषण जो है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, तो एनर्जी यहीं से बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 प्रकार का रहता है, एगो रफ एगो स्मूथ। स्मूथ जो है वो वसा के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि रफ जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम के बाद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
केंद्रीय रिक्तिका यानी सेंट्रल वैक्यूल्स जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, इसका क्या कार्य होता है? तो सेंट्रल वैक्यूल्स का जो कार्य होता है, ये जो भी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, अवशिष्ट उत्पाद है, ये सभी का भंडारण करता है। पानी हो, पोषक तत्व हो और जो भी अन्य पदार्थ है, इस सभी पदार्थों का ये भंडारण करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाँ, सी हो जाएगा। यह पानी और अन्य पदार्थों का स्टोर करता है। आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है, ये नहीं होगा। कोशिका के अंदर और बाह्य पदार्थों की गति का नियंत्रण नहीं, ये भी नहीं होगा। पानी और अन्य पदार्थों का, जैसे पोषक तत्व हो गए, ये सभी का स्टोर करता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो आप सभी जानते होंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जो है आयरन महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में हीमोग्लोबिन उत्पादित होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और आपको मालूम होगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, पौधे संश्लेषण के दौरान किस प्रकार के आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो है आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है। कौन सा आरएनए? तो याद रखिएगा, ये टीआरएनए जो है ये ले जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र आरएनए। यही क्या करता है कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? बोला है, प्राथमिक पूछा है, यानी प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनमें से कौन नहीं है? तो प्राइमरी में जब आप बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये पौधे द्वारा उनके वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और इसमें प्राथमिक में आपको नाइट्रोजन आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा और पोटासियम आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम आपको ये प्राथमिक हैं। तो इसमें कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन प्राथमिक है ही, फॉस्फोरस भी प्राथमिक है, कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम जो है ये सेकेंडरी है, यानी आप कह सकते हैं कि द्वितीयक मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये कैल्शियम है पौधे में। जबकि एनपीके, ये याद रखिएगा, ये प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। और द्वितीयक में आपको कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा और एक और नाम लिख लीजिए सल्फर। ये सभी द्वितीयक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इनमें से जो है क्षय रोग यानी टीबी बैक्टीरिया के कारण होने वाला ये रोग है। और आपको मालूम होगा कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है। और इसका जो टीका दिया जाता है वो बीसीजी का टीका इसमें दिया जाता है। बीसीजी का इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन इसका क्षय रोग के लिए टीका पड़ता है, बच्चों को भी ये पड़ता है, आप देखे होंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बात करते हैं पोलियो की, तो ये एक वायरस के द्वारा होता है। और मलेरिया जी मादा एनफ्लूएंजा नामक मच्छर के काटने से होता है। और ये जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो इनमें से जो है राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव है जो फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा, राइजोबियम जो है ये एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। और इसी के द्वारा जो है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, यही राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा।
तो इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। तो असत्य फल और सत्य फल ये दो होता है, और इसको एग्जाम्पल से ही याद रखिएगा। असत्य फल जो है इसमें स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, इसके साथ ही सेब जो है और एक असत्य फल है, इसके साथ ही जो अनानास से जो होता है अनानास, ये भी एक असत्य फल है, और अंजीर भी एक असत्य फल है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल से याद रखिएगा आप, जब हम क्लास लेंगे उस समय ये बता देंगे कैसे असत्य और सत्य को पहचानेंगे। वो होता क्या है कि ये असत्य फल में फूल अंडाशय से नहीं बनता, जबकि उसके अन्य भाग से बनता है, उसी को असत्य फल कहते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी, सेब, अनानास, अंजीर आता है। सत्य फल में आम, नारंगी ये सभी आएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व जो है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक रखे। तो फ्लोरीन सबसे अधिक रहता है, और सीजियम का सबसे कम होता है विद्युत ऋणात्मकता। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। फ्लोरीन आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 9, और सीजियम जो है CS परमाणु क्रमांक जो है इसका 55 होता है। तो दोनों याद रखिएगा आप, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का और सबसे कम सीजियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और गुलेटिन, कोलेजन, कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी इनमें से कह रहा है कि एल्ब्यूमिन, गुलेटिन, ग्लोब्यूमिन और कोलेजन में कौन सबसे अधिक अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो इन सभी में जो है एल्ब्यूमिन जो है अंडे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप, एल्ब्यूमिन जो है अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये गोलाकार प्रोटीन होता है, पानी में घुलनशील होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन जो है इन सभी में सबसे अधिक पाया जाता है, अंडे में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो ऐसे करके हमने 30 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज आज समाप्त किया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल फिर एक नया टेस्ट सीरीज लेके हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।